हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटक के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक में मुख्यतः 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के मध्य हुआ और कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के मध्य होता है। इन तीनों को डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कर्नाटक का युद्ध। सबसे पहले हम कर्नाटक के युद्ध की पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि कैसे कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन होता है। इन सभी के बीच भारत में पांव पसारने के लिए व्यापारिक युद्ध होने लगे थे। जो डेनिश और स्वीडिश कंपनी थी, यह बहुत ही छोटी कंपनी थी, इस कारण इनका ज़्यादा विस्तार भारत में नहीं हो पाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली के साथ अपने वैवाहिक संबंध बना लिए थे। इस कारण ब्रिटिशर्स ने पुर्तगाली कंपनियों को भारत में ज़्यादा विस्तृत नहीं होने दिया। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है, तो पुर्तगाली राजा ब्रिटेन के सम्राट को बम्बई दहेज में दे देते हैं और जो ब्रिटेन के सम्राट रहते हैं, यह बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। इस कारण पुर्तगालियों का ज़्यादा भारत में विकास नहीं हो पाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध के बाद डचों का भारत में पतन हो गया और वह इंडोनेशिया की ओर गमन कर जाते हैं। इसके बाद बची फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फ्रांसीसी व अंग्रेज भारत में कब्जा करने के लिए अलग अलग रणनीति बनाने लगे। इन सभी रणनीतियों के कारण अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। और कर्नाटक युद्ध कहाँ लड़े गए थे? कर्नाटक रीजन में। पहले भारत के कोरोमंडल क्षेत्र को कर्नाटक रीजन कहा जाता था। इसी कर्नाटक रीजन में कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। इन तीनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था और इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है। ब्रिटेन यह चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया में हमारी पसंद का शासक बने, जबकि फ्रांस यह चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया में हमारी पसंद का शासक बने। इसी कारण 1740 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध होता है। जब यह शुरू होता है तो जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन और फ्रांस कंपनियाँ फैली हुई थीं, उन दोनों के बीच भी युद्ध होने लगे और भारत में यह बात आते आते 1746 का समय हो गया था। जब भारत में यह बात आई तो उस समय कर्नाटक के शासक अबनरुद्दीन थे। मद्रास में अंग्रेजी गवर्नर निकोलस मोर्स थे और पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले थे। मद्रास कहाँ है? मद्रास ये है और पांडिचेरी ये है। आपको ये दोनों याद रखना है। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तो जहाँ जहाँ भी ब्रिटेन व फ्रांस कंपनियाँ फैली हुई थीं, उन दोनों के बीच भी युद्ध होने लगे। इस कारण 1746 में कर्टिस बेनेट ने फ्रांसीसी जलपूतों को कब्जे में ले लिया और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? दुप्ले। तो दुप्ले ने अपने मित्र मॉरिशस गवर्नर एडमिरल बोनेट के नेतृत्व में मद्रास पर कब्जा कर लिया, जो अंग्रेज़ों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती हुआ करती थी। लेकिन दुप्ले के मित्र एडमिरल बोनेट ने अंग्रेज़ों से 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया। फिर पुनः दुप्ले ने मद्रास पर कब्जा करने का सोचा और उसने कर्नाटक के शासक अबरुद्दीन को
मद्रास देने का वादा किया। दुप्ले ने पुनः मद्रास पर विजय करने की योजना बनाई और कर्नाटक के शासक अबरुद्दीन को ऐसा कहा कि वह विजय करके मद्रास उन्हें देगा। इसके बाद दुप्ले मद्रास जीत जाता है। जीतने के बाद वह कर्नाटक के शासक को मद्रास नहीं देता है। इस कारण 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। सेंट थोमे का युद्ध फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले और कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन के पुत्र महफूज खां के मध्य होता है। कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां को इस युद्ध में भेजा था, लेकिन इस युद्ध में महफूज खां की पराजय होती है। और यह युद्ध कहाँ हुआ था? आडियार नदी के तट पर। सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले जीत जाता है। इस प्रकार मद्रास दुप्ले का हो जाता है। इस युद्ध की समाप्ति 1748 में एला सापला की संधि से हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब होती है? 1748 में एला सापला की संधि से। एला सापला की संधि से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होता है और जहाँ जहाँ भी फ्रांसीसी व अंग्रेज लड़ रहे थे उनके बीच भी युद्ध विराम हो जाता है। एला सापला की संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस दे दिया था। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग क्षेत्र प्राप्त किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब की पराजय होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के मध्य हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना था। दोनों कंपनियों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। इस कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। जो हैदराबाद के नवाब निजाम मुल्क थे उनके पुत्र थे नासिर जंग और कर्नाटक नवाब दोस्त अली के पुत्र थे नवरुद्दीन। निजाम मुल्क के पुत्र नासिर जंग और उनके भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इसमें नासिर जंग का साथ ब्रिटिशर्स देते हैं और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी लोग देते हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में दोस्त अली के पुत्र अबरुद्दीन और चांद साहब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अबरुद्दीन का साथ ब्रिटिशर्स देते हैं और चांदा साहब का साथ फ्रांसीसी देते हैं। जब इन दोनों के बीच उत्तराधिकार युद्ध होता है तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और अंग्रेजी गवर्नर दुप्ले थे। आगे क्या होता है? 1749 में अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर का युद्ध चांदा साहब और अबरुद्दीन के बीच होता है। चांदा साहब का साथ फ्रांसीसी देते हैं जबकि अबरुद्दीन का साथ ब्रिटिशर्स देते हैं। इस युद्ध में चांदा साहब की विजय होती है और अबरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। जो अबरुद्दीन का बेटा रहता है यह भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है। अब इसके बाद हैदराबाद में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी देते हैं। इस कारण हैदराबाद में मुजफ्फर जंग शासक बनता है। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी द्वारा शासक नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग को मरवा देते हैं और उसके पुत्र सलामत जंग को शासक नियुक्त करते हैं। यह दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद 1752 में अर्काट का युद्ध होता है। अर्काट का युद्ध किसके बीच हुआ था? अर्काट का युद्ध अंग्रेजी सेना और चांदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच होता है। अर्काट के युद्ध में अंग्रेजी सेना विजय हो जाती है और जो चांदा साहब रहता है यह भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है। चांदा साहब डर के कारण त्रिचनापल्ली चला जाता है जहां तंजौर के राजा इसकी हत्या कर देते हैं। और चांदा साहब कहाँ का शासक रहता है?
चांदा साहब कर्नाटक का नवाब रहता है। इस कारण अंग्रेज कर्नाटक पर अधिकार कर लेते हैं। अर्काट के युद्ध के बाद अंग्रेजों का कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है क्योंकि उन्होंने चांदा साहब को हटा दिया। इसके बाद 1754 में डुप्ले की जगह गोदेहो को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है, लेकिन यह उतना शक्तिशाली गवर्नर नहीं था जितना डुप्ले था। इस कारण फ्रांसीसियों ने कर्नाटक पर अधिकार करने का विचार नहीं किया। 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है। 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और इस संधि के बाद अंग्रेजों की स्थिति अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि उन्होंने अर्काट के युद्ध में चांदा साहब को पराजित किया और उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त होता है। अब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। यह युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के मध्य हुआ था और इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इस कारण भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध होने लगे थे। 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लैली कमांडर इन चीफ बनकर भारत आया था। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी विलेली ने किया था। बांडीवास के युद्ध में कौन विजय होता है? अंग्रेज। इसके बाद 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। हमने देखा था कि पांडिचेरी फ्रांसीसी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से डुप्ले अपनी गतिविधि कर रहा था। लेकिन 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त होता है। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था वह पेरिस की संधि से समाप्त होता है। इस कारण भारत में भी जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां थीं, इन दोनों के बीच भी युद्ध समाप्त हो जाता है और यह किससे होता है? 1763 में पेरिस की संधि द्वारा। इस प्रकार अंग्रेजों की विजय स्थिति। तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या परिणाम निकलता है कि इसमें अंग्रेजों की स्थिति क्या थी? विजय। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर जो भी शेष अन्य प्रदेश थे वह फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। चंद्रनगर को क्यों नहीं लौटाया था? क्योंकि चंद्रनगर पड़ता था बंगाल में और उस समय बंगाल में अंग्रेजों ने अपने पांव पसार लिए थे। इस कारण चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। 1749 में जो क्षेत्र फ्रांसीसियों के कब्जे में थे वह आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।